तमाम खबरों के लिए खास पेशकश इंडिया रिपोर्टर लेकर हाजिर हैं हम। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी और खबरों की शुरुआत इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज के साथ करेंगे। चूंकि माहौल चुनावी है और ऐसे में पश्चिम बंगाल में चुनावी घमासान लगातार मचा हुआ है। बंगाल में चौथे फेज की वोटिंग में हुई फायरिंग और 4 लोगों की मौत के बाद सियासी पारा चढ़ गया है। बंगाल में रैली करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने ममता पर तीखा हमला बोला। कहा कि कूच बिहार में हिंसा ममता बनर्जी के भाषण का ही नतीजा है। अमित शाह ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी मौत में भी तुष्टीकरण और वोट की राजनीति कर रही है। शीतलकुची सीट पर ममता दीदी ने कुछ ही दिन पहले भाषण किया था कि सीआईएफएस सीएपीएफ वाले आए तो उनको घेर लो, उन पर हमला करो। मैं पूछना चाहता हूं, ममता दीदी को एक शार्प सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आपका वो भाषण वो 4 लोगों के मृत्यु के लिए जिम्मेदार नहीं है क्या? अगर आप वो भाषण न करती तो 4 युवा सीआरपीएफ पर हमला करने का हिम्मत करते क्या? आपने उनको उकसाकर एक गोलीबारी का कारण दिया। मैं मानता हूं कि ममता दीदी के पास अभी भी समय है। जो 5वां युवा मर गया है उसको भी श्रद्धांजलि दे, उसकी भी बात करे और बंगाल की जनता को इसके लिए ये जो उन्होंने भाषण किया है इसके लिए बंगाल की जनता के समक्ष माफी मांगे। बंगाल के चुनाव के चौथे चरण के मतदान में कल एक दुखद घटना हुई। एक बूथ पर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला किया। सीआरपीएफ के हथियार लूटने का प्रयास किया और जब सीएपीएफ ने अपने बचाव में अपने हथियार बचाने के लिए गोली चलानी पड़ी, इसमें 4 लोगों की एक मृत्यु हुई। ये बहुत दुखद घटना है, मगर इससे ज्यादा दुखद जिस प्रकार से इस घटना को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है वो है। और अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी खूब गर्मा गई है। उधर ममता बनर्जी ने कूच बिहार के शीतकुचल में हुई हिंसा को नरसंहार करार दिया है। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, यह अक्षम प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ एक अक्षम सरकार है। वे बंगाल पर कब्जा करने के लिए रोज यहां आ रहे हैं। वहीं ममता बनर्जी ने यह भी दावा किया कि चुनाव आयोग के 72 घंटे का प्रतिबंध खत्म होते ही वो वहां जरूर जाएंगी और पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात करेंगी। उन्होंने चुनाव आयोग पर भी तंज कसा और कहा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट दरअसल मोदी कोड ऑफ कंडक्ट बन चुका है। वहीं हिंसा के बाद से इलाके में माहौल अभी भी संजीदा बना हुआ है। दरअसल शनिवार को विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान के दौरान कूच बिहार के शीतलकुची में स्थानीय लोगों की ओर से हमला किए जाने के बाद सीआईएसएफ ने कथित तौर पर गोलियां चलाई थी और इस गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हो गई थी। हिंसा पर टीएमसी और बीजेपी एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे। उसका परिणाम यह रहा कि 4 लोगों की मौत हुई। क्या करेगा, उसको तो लेके ही जाना पड़ेगा। अभी जब छोटा भैया मर गया उसको तो दफना ही पड़ेगा ना। अब भीतर कैसे रखेगा ऐसे इसको? हम लोग को तो लेके जाना ही पड़ेगा। अभी हम लोग को ऐसा नेता तो नहीं है ना, हम लोग साधारण पब्लिक है। हम काम करके खाता है, भैया भी मिस्त्री काम करके खाता है। अभी क्या करेगा, उसको तो लेके दफना ही पड़ेगा। छोटा भाई था हमारा, वो भी मिस्त्री काम करता है। पूरा माता वांगा में मालूम है उसको, बहुत आदमी को मालूम है, उसको साथ काम करता है। पश्चिम बंगाल में इन दिनों वोटिंग जारी है और वोटिंग के साथ ही जारी है सियासत। दरअसल बंगाल में बीजेपी एक तरफ तो ममता पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ दीदी के इस मजबूत वोट बैंक में सेध लगाने की भी कोशिश भाजपा पुरजोर तरीके से कर रही है। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं जो सोशल मीडिया पर भी वायरल है। एक तस्वीर ठीक आपके सामने इस वक्त आपको दिखाई पड़ रही है। ये तस्वीर 3 अप्रैल की सोनारपुर में जालीदार टोपी पहने जुल्फिकार से पीएम मोदी की ये फोटो चर्चा में रही, जो कि टीवी स्क्रीन पर दाहिनी तरफ है। बिल्कुल, वहीं दूसरी तस्वीर
तस्वीर करीमुल हक की है, जो एम्बुलेंस दादा के नाम से बंगाल में बेहद मशहूर हैं। इनसे बीते दिनों पीएम मोदी ने गर्मजोशी के साथ मुलाकात की थी, लेकिन अब इस पर राजनीति बेहद गर्मा गई है। और वो इसलिए क्योंकि बंगाल में मुस्लिमों की आबादी करीब 30% है। 2011 से टीएमसी की जीत में मुस्लिम वोटरों की अहम भूमिका रही है और ऐसे में अब बीजेपी भी उसी रास्ते पर चल रही है। दरअसल पश्चिम बंगाल की आबादी में 30% यानी करीब 1/3 हिस्सेदारी मुसलमानों की है। और 294 सीटों को देखा जाए, विधानसभा सीटों की बात करें तो पश्चिम बंगाल में 145 सीटों पर मुस्लिम वोट हार जीत तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। वहीं 40 विधानसभा सीटें तो ऐसी हैं जहां 50% से भी ज्यादा मुसलमान हैं। यानी कुल मिलाकर दोनों पार्टियों की कोशिश यही है कि मुसलमानों को लुभाया जाए। 16 सीटें ऐसी हैं जहां पर इनकी तादाद 40 से 50% के बीच में है। वहीं 33 सीटों पर मुस्लिम आबादी 30 से 40% और 50 सीटों पर 20 से 30% है। अब बात करते हैं इलाकों की। मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तरी दिनाजपुर जिलों में मुस्लिम आबादी हिंदुओं से भी ज्यादा है, लिहाजा वोट फैक्टर में मुस्लिम अहम हो जाते हैं। वहीं बंगाल में तीसरे चरण के बाद वाली तमाम सीटों पर मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका में है और ऐसे में हर चरण के खत्म होने के साथ ही मुस्लिम वोटर्स को साधने की जंग लगातार अब और तेज होती है। सियासत यूं भी तेज हो रही है क्योंकि ये दो तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई हैं, लिहाजा एक इशारा कि बाकी अपने वोट बैंक को खतरे में समझे और उसकी प्रतिक्रिया यानी भी शुरू हो गई है। बिल्कुल, सबसे पहले से लेके असदुद्दीन ओवैसी ने भी तंज कसा, लेकिन हालांकि इस पर इंडिया न्यूज पर जुल्फिकार ने आकर सफाई दी और कहा कि मुझे राम नाम से कोई परहेज नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मेरी मुलाकात भी हुई और वो बेहद सजग रही, लेकिन सियासी रंग अब ये मुलाकात लेती हुई यहां पर दिखाई दे रही है। उधर चुनाव में हिंसा को लेकर बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को चुनाव आयोग से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी समेत बीजेपी के कई बड़े लीडर चुनाव अधिकारी के दफ्तर पहुंचे और मुलाकात की। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के दौरान कूच बिहार में हुई हिंसा को लेकर आयोग को चिट्ठी भी सौंपी गई। चुनाव आयोग ने कूच बिहार जिले के सीतलकुची विधानसभा क्षेत्र में गोलीबारी वाले मामले में सीआईएसएफ को फिलहाल क्लीन चिट दे दी है। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल का आरोप इस दौरान ये रहा कि तृणमूल कांग्रेस की सोच कमजोर तबकों, दलितों, समाज के वंचित लोगों के प्रति उनका राजनीतिक शोषण करने की रही। और ममता दीदी ये आरोप भी लगाती रही हैं कि केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों का सहारा लेकर बीजेपी बंगाल के लोगों को डराने की कोशिश में है। मित्रों, एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम चुनाव आयोग से मिले हैं। तृणमूल कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस की कमजोर तबकों, दलितों, समाज के वंचित तबकों के प्रति जो सोच है, जिस तरह से वो समाज के कमजोर तबकों, वंचित तबकों का पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन और राजनीतिक शोषण करते रहे, ये देश जानता रहा है। यानी कि उन्होंने जो हमारे दलित भाई हैं, जो कमजोर तबके के लोग हैं, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं पश्चिम बंगाल के, उनको भिखारी शब्द से गाली दी है। इसलिए हमने चुनाव आयोग से मांग की है कि तत्काल जिस व्यक्ति ने यह बयान दिया है उसके खिलाफ, उनकी पार्टी के खिलाफ कड़े से कड़े रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ये बंगाल चुनाव में हमेशा वहां हत्याएं, लूट, बम बनाना, आगजनी करना, वोटर्स को धमकाना, ये सब पहले से चलता रहा है, कोई नया नहीं। लेकिन इस बार केंद्र की फोर्सेस लगी हैं और जनता खड़ी हो गई है और ये तय है कि तृणमूल कांग्रेस हार रही है, इसलिए वो लोग वहां पर बम फेंकने का काम कर रहे हैं, वोटर्स को धमकाने का काम कर रहे हैं, वोटर्स ना निकल पाएं इसका काम कर रहे हैं और वहां की नेत्री भी उकसाने का काम कर रही हैं। लोग फोर्सेस को पर हमला बोल रहे हैं, मतलब केंद्र को लूटने का काम कर रहे हैं। तो यदि ऐसे में यदि मान लिया मतदान केंद्र पर को लूट करेंगे मशीनों की और वोटर्स पर हमला करेंगे और फोर्सेस रोकेंगे, फोर्सेस पर हमला करेंगे, तो फोर्सेस को गोली चलाएंगे। कमान समझिए तब से ठीक दिशा में चल रहे थे काफी कुछ, लेकिन अभी
ममता जी ने जिस तरीके से केंद्रीय सुरक्षा बलों पर आक्रमण किया, हमला बोला और ये कहा कि इनको घेरो, उसी की परिणति के रूप में ये हुई। और केंद्रीय सुरक्षा बलों के लोगों ने बहुत धैर्य से काम लिया, बहुत समझाने की कोशिश किया, लेकिन एक वर्ग विशेष की भीड़ थी जिसने उनके ऊपर आक्रमण किया, उनकी राइफलें छीनने की कोशिश की, तो उनको तो आत्मरक्षा में फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें दुर्भाग्यपूर्ण कहूँगा मैं कि 4 लोगों की मृत्यु हो गई। तो ममता दीदी जो है पूरी तरीके से अपने होशो हवास खो बैठी हैं और उनको ये सुनिश्चित हो गया है कि अब कोई भी हथकंडा हमारा काम नहीं कर रहा है, इसलिए वो इस प्रकार की समय समय पर बंगाल को हिंसा और अपराध की भट्टी में झोंकने का प्रयास कर रहे हैं।